Sonography. Today we will discuss the role of Doppler ultrasonography, especially in obstetrics. As you all know that Doppler is the specialized entity of the ultrasonography, which is very commonly has been used nowadays. So we will start with Doppler. What is Doppler? How it is used in obstetrics? So we'll discuss in detail. So the use of Doppler ultrasound allows assessment of the velocity of the blood within fetal and placental vessels and provide indirect assessment of the fetal and placental condition. डॉपलर क्या चीज़ है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ द असेसमेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स कि कितना उसमें ब्लड फ्लो एडिक्वेट है इनएडिक्वेट है या ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसमें उसमें मोर देन एडिक्वेट है इनएडिक्वेट है या एडिक्वेट है तो स्टडी ऑफ द फीटल एंड प्लेसेंटल वेसल्स और उससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि फीटल कंडीशन कैसी है प्लेसेंटल कंडीशन कैसी है फीटल हाइपोक्सिया तो नहीं जा रहा या फीटल जो है वो कार्डिक फेलियर में तो नहीं जा रहा बिकॉज ऑफ द हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्पेशली ऑब्स्टेटिक्स में रिगार्डिंग डॉप्लर जो है वेरी यूजफुल है डन बाय इट इज चीज़ है जिसके ऊपर ये सारी स्टडी बेस्ड है डॉप्लर की जिससे रिजल्ट इन्फ्लुएंस किए जाते हैं वो है डॉप्लर शिफ्ट डॉप्लर अल्ट्रासाउंड इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ द डॉप्लर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट Doppler frequency shift क्या है? The reflected wave will be at a different frequency from the transmitted one if it interacts with the moving structure like RBC flowing along a blood vessel. तो जो वेव जो है ट्रांसमिट होती है डॉपलर की डॉपलर क्योंकि साउंड वेव्स हैं ये जो वेव जाके जब एक मूविंग स्ट्रक्चर लाइक क्योंकि आरबीसी आपको पता है कि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं आर्टरीज और वेन्स में तो वो जब उनसे जाकर टच करती है तो उसका जो ट्रांसमिट बैक लाइट वेव होती है तो जब जब वो टच करती है और फिर वो दूसरी एंगल से वापस आती है तो इसी तरह ये जो वेव है ये जब टच करेगी जाके फ्लोइंग आर्बसीज को तो उसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट होगा और उसी को जो है ये डॉपलर जो मशीन है ये पिक करती है और फिर उसी के अकॉर्डिंग ही ग्राफ बनता है ये आप देख सकते हैं कि ये किस एंगल पे जाके आरबीसी को टच कर रही है और ये इसकी रिफ्लेक्शन वापस हो रही है Change in frequency being proportional to the velocity of the blood vessels. If RBCs are moving towards the beam, the reflected signal will be at a higher frequency than the transmitted one, and conversely, the reflected signal will be at lower frequency if the flow is away from the beam. ये इसका basic principle है Doppler study का कि अगर तो वो उसी frequency जो RBC flowing towards the beam उसी पे वो flow कर रहे हैं तो फिर जो ट्रांसमिटेड हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो हायर होगी और अगर वो उससे कहते हैं उससे उस और इस जो बीम जो है वो टच करती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो फिर जो द सिग्नल्स विल बी एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी इफ द फ्लो इज अवे फ्रॉम द बीम ठीक है जी ये आप इसमें पिक्चर में देख सकते हो द एंगल क्यू इज बिटवीन द बीम एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो which becomes smaller. This is one of the utmost importance in the use of Doppler. Beam A is more aligned than the beam B. The beam flow angle at C is almost at 90 degree and there is very poor Doppler signal. ठीक है जी और जो the flow at D is away from the beam and there is a negative signal. तो उसमें A और beam में जो है वो positive signals आ रहे हैं above the baseline है beam सी है उसके ऊपर क्योंकि वो 90 डिग्री पर टच कर रहा है जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो उससे कहते हैं उसके ऊपर वो तकरीबन फ्लैट सी आ रही है जो ग्राफ बन रहा है और जो डी पर वो नेगेटिव सिग्नल आ रहे हैं तो इसी डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो को जो मेजर किया जाता है वो ग्राफ इंटरप्रेट किया जाता है तो इससे हमें ब्लड वेसल्स और ब्लड फ्लो का अंदाजा हो जाता है थ्रू द फीटल वेसल एंड प्लेसेंटल वेसल्स Signals from the vessels are displayed in graphic form and velocity plotted against time. तो ये आप देख सकते हैं कि signals जो हैं they are displayed in the graphic form and velocity जो है graph है ज़ाहिर उसमें दो variables होते हैं x और y axis पे and the graph is made form and velocity is plotted against time. So कहाँ का use हो सकता है especially in obstetrics में
डॉपलर इज यूज इन IUGR, वेरी कॉमनली यूज होता है एनीमिया में, फीटल एनीमिया, स्पेशली इन RS इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें हम मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो है डॉपलर करवाते हैं, और अगर उसमें हाइपोडायनामिक सर्कुलेशन हो, इट इंडिकेट्स दैट इट इज अ साइन ऑफ फीटल एनीमिया. It is Doppler is multi-fetal pregnancy evaluation. Doppler is used in the assessment of the fetal heart. Fetal echocardiography is at that 20 or 2 weeks of gestation. Doppler in fetal structural abnormalities. Doppler in placental and cord abnormalities. अगर सिंगल एम्ब्लाइकल आर्टरी है तो उसको देखने के लिए, या कॉर्ड अराउंड द नेक है तो उसको देखने के लिए फिर डॉपलर यूज की जाती है. डॉपलर इन अर्ली प्रेगनेंसी evaluation and Doppler in screening from the chromosomal abnormality. So इस सिर्फ obstetrics में it has a multiple uses. कौन सी वेसल्स हम यूज स्पेशली जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी की जाती हैं, ये हम अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट को, क्योंकि ऑब्स्टेटिक्स की फील्ड तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑब्स्टेटिक्स में ये हेल्प बहुत ज़्यादा करती है, तो इसलिए ये ऑब्स्टेटिक्स में भी थोड़ा बहुत जो है ऑब्स्टेटिशियन जो है उसको नो हाउ होनी चाहिए, बेसिक चीज़ों की. ज़्यादा एडवांस चीज़ें तो नहीं हम पढ़ा रहे हैं, वो तो रेडियोलॉजी वाली की फील्ड है. अम्ब्लाइकल आर्टरी डॉपलर वो क्यों किया जाता है? प्लेसेंटल फंक्शन पे यूजली कब करते हैं? अराउंड 20 वीक्स. ये हमें प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये पेशेंट अगर उसमें अम्ब्लाइकल ये आपको गलत बता रही हूँ. अम्ब्लाइकल आर्टरी डॉपलर प्लेसेंटल फंक्शन के लिए देखा जाता है, स्पेशली फॉर द IUGR बेबीज. ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें हम देख लेते हैं कि अगर तो ये अम्ब्लाइकल आर्टरी डॉपलर जो है वो रेज होना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि जो प्लेसेंटल फंक्शन है वो ऑल्टर कर रहा है, और वी हैव टू थिंक अबाउट डिलीवरिंग द बेबी. उसके बाद आ जाती है फीटल वेसल्स डॉपलर, फीटल रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया. उसमें मिडल सेरेब्रल आर्टरी, डक्टस वेनोसिस, इंफीरियर वेना केवा, ये जो है मेन जो है वेसल स्टडी की जाती है. और उसके बाद आती है यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, जो पहले मैंने को बताया इट इज़ अ प्रेडिक्टर ऑफ द प्रीक्लैम्शिया. अगर यूट्राइन आर्टरी में अर्ली नॉचिंग स्टार्ट हो जाए, स्पेशली अराउंड 20 वीक्स, इट कैन प्रेडिक्ट जो है प्रीक्लैम्शिया. उसमें हम पेशेंट को अकॉर्डिंगली एडवाइस करते हैं. अम्ब्लाइकल आर्टरी डॉपलर किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है? इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द प्लेसेंटा हेल्थ एंड फंक्शन. Infarcted placenta secondary to maternal hypertension will have increased resistance to flow. ज़ाहिर है जिस तरह एक वेसल जो है थ्रोम्बोसिस MI होता है, उसमें अगर वो जो है वेसल थिक होती जा रही है इन्फेक्शन की वजह से और उसमें क्लॉट आ रहा है, तो वो जो है प्लेसेंटा भी ऑब्वियसली जो अगला जो प्लेसेंटल जो है वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा. और क्यों होगा? ड्यू टू हाइपरटेंशन. आर्टरीज जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी और देयर विल बी इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द फ्लो. इसलिए अम्ब्लाइकल आर्टरी जो है प्लेसेंटल फंक्शन को देखने के लिए अम्ब्लाइकल आर्टरी स्टडी की जाती है. अब आप इसमें देख सकते हैं कि अम्ब्लाइकल आर्टरी नॉर्मल ब्लड फ्लो कैसा होता है. ये इसकी टिपिकल पिक्चर है, दैट इज कॉल्ड सॉर्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द आर्टीरियल फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड कंटिन्यूस अम्ब्लाइकल वीनस ब्लड फ्लो इन द अदर. ये इसमें आप इसकी अल्ट्रासोनोग्राफी पिक्चर भी देख सकते हैं और उसके बाद उसकी ग्राफिकल पिक्चर भी है जिसको हम सॉर्ट ऑफ अपीयरेंस कहते हैं. इसमें पहाड़ियाँ सी बनी हुई हैं और जो लाइन के बिलो है दैट इज द फ्लो थ्रू द अम्ब्लाइकल वेन. बेसिक प्रिंसिपल क्या है अम्ब्लाइकल आर्टरी स्टडी करने का? जैसे जैसे अम्ब्लाइकल आर्टरी जो है ग्रो करती जाती हैं और विद इंक्रीजिंग जेस्टेशनल एज जो है जो ब्लड फ्लो है उसमें अम्ब्लाइकल आर्टरी में इंक्रीज करता जाता है और जो रेजिस्टेंस टू फ्लो है वो कम होता जाता है, ताकि मैक्सिमम जो ब्लड सप्लाई है वो उसे कहते हैं इसको प्रोवाइड किया जाए fetus को. So umbilical arteries arise from the allantoic arteries and diastolic flow is often absent in first trimester. इसमें ग्राफ में पहली पिक्चर देखेंगे डायस्टोलिक फ्लो बिल्कुल नहीं है 20 वीक्स पे. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डायस्टोलिक फ्लो जो है वो बढ़ता जा रहा है. ठीक है जी. फिर 24 वीक्स की पिक्चर है, 28 की है, 32 की, 36 की और फिर 40 वीक्स पे फिर फ्लो कम हो रहा है. And diastolic flow is often absent in first trimester. The high vascular impedance detected in the first trimester gradually decreases. क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में थिकनेस ज़्यादा होती है, उसके बाद जैसे जैसे ट्रोपोब्लास्टिक इन्वेजन हो जाती हैं आर्टरीज बिकम थिन वॉल्ड और जो उनका रेजिस्टेंस टू फ्लो है वो कम होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो डायस्टोलिक फ्लो है वो इंक्रीज करता जाएगा. It is attributed to the growth of placental unit and increasing in the number of functioning vascular
तो जो रेजिस्टेंस इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखा जाएगा वो 36 वीक्स पे थर्ड ट्राइमेस्टर में कम हो जाएगा, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस कम ना हो इट विल लीड टू IUGR एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्री-इक्लेम्पिया। अब उसमें आप उसकी एग्जांपल जो आपकी बुक में भी बताई हुई है कि उन्होंने कहा है कि कंसीडर अम्बिलिकल आर्टरी एज अ होज कैरिंग वाटर टुवर्ड्स अ प्लेसेंटा। वो एक पाइप है जो कि प्लेसेंटा की तरफ पानी लेके जा रही है। इन हेल्दी प्रेगनेंसी इट विल एक्ट लाइक अ स्पंज। जो प्लेसेंटा है वो कैसे एक्ट करेगा, इट विल लाइक ए स्पंज, यानी कि जो वो स्पंज की तरह होगा, जितना उसके ऊपर पानी फेंका जाए वो एब्जॉर्ब करता जाएगा नॉर्मल प्रेगनेंसी में। लेकिन अगर ये इस प्लेसेंटा में इन्फेक्शन है, ट्रोपोब्लास्टिक इन्वेजन जो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो उसमें फिर क्या होगा, इट विल एक्ट लाइक अ ब्रिक। उसके ऊपर जितना पानी आप डालते जाएं वो वापस ही आएगा, वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो ये इन दोनों जो कंडीशंस हैं, हेल्दी प्रेगनेंसी और इन्फेक्टेड प्लेसेंटा, इसमें ये बेसिक फर्क है। विद अ नॉर्मल प्रेगनेंसी blood will flow through the placenta without difficulty, like water from a hose directed at a sponge, and will pass straight to the sponge. वही एग्जाम्पल उन्होंने डिटेल में की है कि जैसे आप स्पंज पर पानी डालें, वो स्पंज जो है वो बड़ी इजीली जो है वो उससे कहते हैं जो वाटर है या ब्लड है वो एब्जॉर्ब करता जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ब्रिक वॉल के ऊपर पानी फेंके और बड़ी पावरफुल स्पीड से फेंके तो वही स्प्लैश बैक करके आपके पास वापस आएगा। इन द डिजीज प्लेसेंटा द ब्लड विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द हाई रेजिस्टेंस प्लेसेंटा लाइक अ वाटर फ्रॉम होज बीइंग बाउंस्ड बैक फ्रॉम द वॉल एट विच इज डायरेक्टेड। क्लियर? सो अम्बिलिकल आर्टरी का जो ग्राफ है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सिस्टली, उसमें जो आप देख सकते हैं कि प्लॉट इज ऑब्टेन्ड अगेंस्ट टाइम एंड डेमोंस्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो ऑफ द कार्डिक साइकिल। इसमें जो एस की, अगर ये इतनी डिटेल आपको रिक्वायर्ड तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका ग्राफ बता देती हूँ कि एस जो है वो सिस्टोलिक पीक है, डी जो है वो एंड डायस्टोलिक फ्लो है, ठीक है जी। वी एम इज मीन वेलोसिटी जो उन्होंने की हुई है, और जो है ए इज टेम्पोरल एवरेज फ्रीक्वेंसी कार्डिक साइकिल। तो इसमें जो डिफरेंट इंडेक्सेस देखी जाती हैं उसमें ज़्यादातर हम देखते हैं एसटी रेशियो देखते हैं, ठीक है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक रेशियो कितनी है, अगर वो इंक्रीज हो जाए तो उसमें हम फिक्रमंद होते हैं कि ये जो है क्योंकि सिस्टोलिक डायस्टोलिक रेशियो जो है वो इंक्रीज हो रही है तो बेबी शुड बी डिलीवर्ड। पल्सिटिलिटी इंडेक्स देखते हैं जो कि सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक डिवाइडेड बाय ए, और इसका रेजिस्टेंस इंडेक्स जो है एस माइनस डी ओवर एस। फॉर्मूले बेसिकली आपको इनकी टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। फिर इसकी डायग्रामेटिक पिक्चर है, ए इज पी सिस्टोलिक फ्लो, बी इज अर्ली डायस्टोलिक फ्लो एंड सी इज डायस्टोलिक नॉच, और डी इज एंड डायस्टोलिक फ्लो और एम इज द मीन फ्लो। तो सिस्टोलिक फ्लो और डायस्टोलिक फ्लो जो है वो एडिक्वेट है, और ये जो है एक नॉर्मल ग्राफ है, एंड वेलोसिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। In normal pregnancy, the normal constant forward flow of the blood in diastole will be seen. In diseased placenta, flow during diastole may be reduced, absent, or even reversed. इसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो डायस्टोलिक फ्लो है, क्योंकि जो बेबी और प्लेसेंटा है उसको एडिक्वेट ब्लड फ्लो चाहिए, सिस्टोली में भी डायस्टोली में, तो डायस्टोली में जो है इन नॉर्मल प्रेगनेंसी देयर इज एडिक्वेट फ्लो, बट अगर प्लेसेंटा जो है वो डिसीज्ड है तो ये जो फ्लो है पहले कम होता है, फिर ये रिड्यूस हो जाता है, और फिर वही क्योंकि इतना इन्फेक्टेड प्लेसेंटा है कि ब्लड आगे जा ही नहीं रहा, तो वो ब्लड बाउंस बैक करके रिवर्स आना शुरू हो जाता है। तो रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो मीन्स दैट ड्यूरिंग डायस्टोली देयर इज अ फ्लो ऑफ फीटल ब्लड अवे फ्रॉम द प्लेसेंटा एंड द बैक टू द फीटस, यानी कि वो वापस नहीं जा रहा एक्सचेंज ट्रांसफर के लिए, थ्रू द प्लेसेंटा एक्सचेंज होने के लिए नहीं जा रहा। तो ये जो कंडीशन है इसमें रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो जो है इट विल बी एन इंडिकेशन फॉर इमीडिएट डिलीवरी। अगर अल्ट्रासाउंड वाले हमें रिपोर्ट दे दें कि जी हम आपका जो डॉपलर फ्लो है वो रिवर्स होना शुरू हो गया है, तो बेबी शुड बी डिलीवर्ड विद इन आवर्स, क्योंकि फिर वो IUD जो है वो बिल्कुल इमिनेंट होती है। इस पिक्चर में आप देखिए यूट्रोप प्लेसेंटा फ्लो ड्यूरिंग द अम्बिलिकल आर्टरी। नॉर्मल में आप देख सकते हैं कि बड़ा एडिक्वेट डायस्टोलिक फ्लो है, और इसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, फिर एब्सेंट हो रहा है और फिर रिवर्स हो रहा है।
तो ये सारा डायस्टोलिक फ्लो एबनॉर्मल वेन umbilical artery. Normally diastolic flow in the umbilical artery increases throughout gestation. जैसे कि पहले हमने ग्राफ देखा था कि 20 वीक्स से ऑनवर्ड 36 वीक्स तक मैक्सिमम डायस्टोलिक फ्लो था. Absent or reverse end diastolic flow in the umbilical artery is particularly serious development with a stronger correlation with fetal hypoxia and intrauterine death. ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में नॉर्मल प्रेगनेंसी का डायस्टोलिक फ्लो, रिड्यूस का देख सकते हैं आप. ठीक है जी, रिड्यूस हो गया डायस्टोलिक फ्लो. उसके बाद एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो है और फिर उसके बाद रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो. तो रिड्यूस में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं. एब्सेंट जो डायस्टोलिक फ्लो होता है तो ऑब्जर्वेशन हमारी इंक्रीज हो जाती है, और जो रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो है इट विल बी अ इंडिकेशन फॉर द डिलीवरी. Umbilical artery. Doppler indices such as pulsatility index (PI) or the resistance index (RI) compare the amount of diastolic flow relative to the systolic flow. Where indices are high, there is high resistance to the blood flow. When indices are low, there is low resistance to the blood flow. So indices should be on the lower side. अगर ये जो दोनों इंडिसेस हैं RI और PI अगर इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है there is a high resistance to the blood flow and the placenta function is not proper. The pulsatility index in second trimester is between 2 to 1.5 or third trimester में should decrease. It should become 1.5 to 1. ST ratio decreases as the pregnancy advances. Before 28 weeks because there is not जो है umbilical artery proper develop नहीं हुई होती और उसमें जो vascular resistance ज़्यादा होता है तो it is less than 5. फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्टेंस जो है वो कम होता जाता है, फिर less than 4 हो जाता है. तो उसके बाद from 34 weeks onward to term in a healthy pregnancy it should be less than 3 to 3.5. In IUGR, defective bronchoplastic invasion of the vessels occur. There is increased placental vascular resistance, decreased flow in the umbilical artery, and there decreased diastolic flow. All the indices like ST ratio, pulsatility index, and resistance index all increases. Eventually, diastolic flow reaches zero and then become absent, and then end diastolic flow जो है पहले वो जीरो पे आता है, एब्सेंट हो जाता है. एंड डायस्टोलिक फ्लो जो कि एक नॉर्मल चीज़ है 16 वीक्स पे, और उसके बाद फर्दर अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाए और अगर आप इंटरवीन ना करें तो इट विल कॉज रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो. तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, अचानक की चीज़ नहीं हो जाती. IUGR की डेवलपमेंट टेक्स वीक्स 1 2 3 4 वीक्स पे, और जो है आहिस्ता आहिस्ता ये डिजीज प्रोसेस जो है बढ़ता जाएगा. मैनेजमेंट क्या करनी है? रिड्यूस एंड डायस्टोलिक फ्लो, एब्सेंट और रिवर्स तीनों की मैनेजमेंट. रिड्यूस में क्या करना है? मॉनिटर विद डेली सीटीजी, डेली किक काउंट. वीकली आप AFI कराएं और डॉपलर कराएं, अल्ट्रासाउंड. AFI क्यों कराना है? प्लेसेंटल फंक्शन को. जैसे ही प्लेसेंटल फंक्शन डिक्रीज करता है बेबी को ब्लड सप्लाई जो है कम होती जाती है. जब किसी चीज़ की ब्लड सप्लाई जब बेबी को कम पाई जाती है तो वो अपनी एक्टिविटी कम कर देता है. उसमें ये कि ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट होता है. ब्रेन को तो ब्लड सप्लाई एडिक्वेट होती है, लेकिन जो रीनल है और लिवर जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो रीनल आउटपुट जो है वो कम होता जाता है और एम्नियोटिक फ्लूइड जो है इन टर्न जो कम हो जाएगा एंड देयर विल बी ओलिगोहेड्रामिनोज. इसलिए हम अगर प्रोग्रेसिव ओलिगोहेड्रामिनोज जो है वो विद पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करता जा रहा है, इसका मतलब है कि ब्लड सप्लाई मजीद कम हो रही है. इसलिए हम वीकली AFI एंड डॉपलर कराते हैं. स्टेरॉइड कवर शुड बी गिवन क्योंकि हमें किसी भी वक्त डिलीवरी करानी पड़ सकती है, एंड शुड डिलीवर आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी और पैरामीटर और इफ पैरामीटर डिटोरिएट्स. अगर तो सीटीजी बहुत ख़राब होनी शुरू हो गई है, लाइटर एब्सेंट हो गया, या डॉपलर के ऊपर रेजिस्टेंस इंडेक्स जो है या ST रेशियो मार्कली इंक्रीज कर गई है, तो वी शुड डिलीवर. अदरवाइज जो है हम 34 वीक्स का इंतजार करते हैं विद स्टेरॉइड कवर. आफ्टर 34 वीक्स वी प्लान डिलीवरी. दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ रिड्यूस्ड एंड डायस्टोलिक फ्लो. उसके बाद आ जाते हैं एब्सेंट. ज़ाहिर है ये उससे ज़्यादा वर्स सिचुएशन है तो इसमें मॉनिटरिंग भी जो है वो हमारी इंक्रीज कर जाएगी. There should be twice weekly Doppler. Doppler ज़ाहिर है obviously it is expensive ultrasound. It will cost 1500 to 2000.
तो इसलिए इसको फिर हम इसकी जो है फ्रीक्वेंसी वो बढ़ा देंगे. इट शुड बी डन ट्वाइस वीकली. We should monitor it with the baby with amniotic fluid index and biophysical profile, and steroid coverage should always be given, and deliver after 34 weeks or if parameters deteriorate. डिलीवर आफ्टर 34 वीक्स ऑफ पैरामीटर्स डिटेरियर. उसके बाद आ जाता है रिवर्स. रिवर्स में आपके पास टाइम नहीं. आपने अगर पहले से पेशेंट का रेगुलर एंटीनेटल किया और आप एंटिसिपेट कर रहे हो, ऑब्वियसली आपका इस रिवर्स से पहले आपने स्टीरॉयड कवर दे दिया होगा. और विद मॉनिटरिंग अगर आपके पास रिवर्स फ्लो आ गया है, तो यू शुड इमीडिएटली डिलीवर विद इन 24 to 48 hours. This is the management of absent, reduce, absent and reverse and diastolic. ठीक है जी. अब इस पिक्चर में आप देखें कि ये एक IUGR बच्चे की पिक्चर है. इसमें अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर जो है बेबी ब्लड फ्लो टू द प्लेसेंटा. पहले तो है एब्सेंट डायस्टोलिक फ्लो. डायस्टोलिक फ्लो है वो जो है वो से कहते हैं उसमें कम हो गया है. बायोकेमिस्ट्री में क्या होगा? प्रोटीन्स इन द मदर्स ब्लड एंड अल्फा फीटोप्रोटीन मेजर बिटवीन 12 to 20 वीक्स जो है वो इंक्रीज करती जाएंगी. प्लेसेंटल मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो उसके अंदर जो है एरियाज ऑफ इन्फार्क्ट और डैमेज नजर आएंगे. और यूट्राइन आर्टरी जो डॉपलर है उसमें क्या होगा? उसमें अर्ली नॉचिंग होगी. मदर्स ब्लड फ्लो टू द प्लेसेंटा, लोअर ब्लड फ्लो एंड नरिशमेंट टू द बेबी. तो ये IUGR बेबी में ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो अम्बिलिकल आर्टरी में ये चीज़ आएगी, प्लेसेंटल में ये प्लेसेंटल चेंजेस ये आएंगी. एमनियोटिक फ्लूइड से आपको पता चल सकेगा, लेकिन वो उतना रिलायबल नहीं. तो बेसिकली जो है जो इन्वेस्टिगेशन यूज़ की जाती है दैट इज़ द डॉपलर, क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव है. ठीक है जी, इसलिए इसको ज़्यादातर कॉमनली यूज़ किया जाता है. Advantages: it will cause reduction in perinatal deaths from 1.7 to 1.2%. There will be fewer inductions of labor and fewer admission to hospital without reports of adverse effect. अगर इससे हम regular monitoring की जाए and patient is compliant, तो it will be result in fewer inductions and fewer intervention. The use of Doppler ultrasonography in high risk pregnancy improves the number of obstetrical outcomes and reduce perinatal deaths. इसका फायदा है यूजिंग इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी, नॉट इन लो रिस्क. हाई रिस्क का क्या मतलब है? IUGR, प्रीक्लैम्शिया, डायबिटिक मदर, ये जो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं. अच्छा जी, इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो है उससे कहते हैं फीटल सर्कुलेशन, जिसके बारे में पहले भी मैं आपको नॉर्मल फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बता चुकी हूँ. अम्बिलिकल वेन टू अम्बिलिकल आर्टरीज, डक्टस वेनोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस भी है जो कि पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट कर रही है डिसेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा के साथ. और ये उसमें इस पिक्चर को दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट. जो हाई कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन ब्लड है, इट इज सप्लाइड टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. और जो है विद मिक्स ब्लड है विद लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो कि डिसेंडिंग एओर्टा में आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि जो deoxygenated blood है from the left right ventricle and the through pulmonary arteries and through ductus arteriosus, ये उससे मिक्स हो रहा है from the blood in the arch of aorta. ठीक है जी, इस वजह से ये है उसमें जो deoxygenated blood आएगा सेंडिंग एओर्टा में, और फिर उससे कहते हैं कि इट विल सप्लाई टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द लिम्स एंड द किडनीज. सो फीटल सर्कुलेशन आपको आनी चाहिए, ये बड़ा कॉमन सवाल है. उससे कहते हैं, और ये फिर उसी की डायग्रामेटिक पिक्चर है. राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, उस राइट एट्रियम से फोरामन अवेल में जाएगा. ब्लड जो है प्लेसेंटा से आएगा अम्बिलिकल वेन, फ्रॉम अम्बिलिकल वेन टू द डक्टस वेनोसिस. तो कुछ ब्लड जो है लिवर में भी जाएगा, वहाँ से इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर केवा से राइट एट्रियम एंड टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द फोरामन वेन, or deoxygenated blood to the right ventricle and will reaches the pulmonary trunk. Or the oxygenated blood it will go to the left atrium, left ventricle, aorta and then systemic circulation. और वहाँ से जो है deoxygenated blood है ये pulmonary trunk से lungs में, trunk से pulmonary trunculize करेगी और जो है उधर से डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू जो है ये एओर्टा में चला जाएगा और इट विल बाईपास द लंग्स, क्योंकि लंग्स जो है वो फीटस में नॉन फंक्शनिंग होते हैं और दे आर फिल्ड विद फ्लूइड, इसमें एयर नहीं होती.
सो स्पेशल स्ट्रक्चर इन फीटल सर्कुलेशन ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. प्लेसेंटा वेयर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग फीटल लाइफ. बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए. Umbilical arteries carry deoxygenated blood from the fetus to the placenta. Umbilical vein bring oxygenated blood coming from the placenta to the fetus. Foramen vein क्या है? Connects the left and the right atrium. It pushes blood from the right atrium to the left atrium और ये oxygenated blood है. Ductus venosus carry oxygenated blood from the umbilical vein to the inferior vena cava, bypassing the fetal liver, and ductus arteriosus carry oxygenated blood from the pulmonary artery aorta, bypassing the fetal lungs. उसके बाद fetal vessels. Falling oxygen level lead to the redistribution of the blood flow to the essential organs such as the brain. इसमें जो पीछे एक मिस्टेक है, डक्टस आर्टियोसिस जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है और जाके एओर्टा के साथ ऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ मिक्स कर देता है, bypassing the fetal lungs. Fetal vessel. Falling oxygen levels lead to a redistribution of blood flow to the essential organs such as brain, heart, and adrenal glands from non-essential organs where there is vasoconstriction. इसमें ये है कि जो ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन जो है कम हो जाए तो ब्लड फ्लो की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होगी फीटस में ताकि जो है वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन, एड्रिनल ग्लैंड्स उनको हम ज़्यादा मैक्सिमम ब्लड सप्लाई दी जाए और जो नॉन दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको कम दिया जाए. ठीक है जी, ये वही पिक्चर है दोबारा से और आप इसको देख सकते हैं. ऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और उसमें आप देख सकते हैं कि जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है थ्रू डक्टेस और उसमें मीडियम ऑक्सीजन कांटेक्ट है और जो हाई कंसंट्रेशन है वो जो है वो असेंडिंग एओर्टा और फिर अम्बिलिकल यहाँ से वेन से और फिर डक्टस वेनोसस में जो है हाई कंसंट्रेशन जो है उसका ऑक्सीनेटेड ब्लड है. ये वही पिक्चर है दोबारा रिपीट हो रही है. अच्छा, अब फीटल वेसल्स में क्या होता है जब आईयूजीआर चल रहा है? द फिनोमेना ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज कॉल्ड सेरेब्रल रीडिस्ट्रीब्यूशन. ये क्यों होती है? एज हाइपोक्सिया इंक्रीजेस द पल्सिटिलिटी इंडेक्स इन द मिडल सेरेब्रल आर्टरी फॉल्स इंडिकेटिंग इंक्रीजिंग डायस्टोलिक फ्लो एज द सेरेब्रल सर्कुलेशन ओपन. तो जैसे ही जो है ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई बिकॉज ऑफ द जो है ये हाइपोक्सिया जो चल रहा है, क्रॉनिक हाइपोक्सिया जो है वो कंटिन्यू हो रहा है और ज़ाहिर एक्यूट हाइपोक्सिया नहीं है तो इसलिए एडाप्टेशन का भी टाइम है. उसकी वजह से सेरेब्रल वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो कम होता जाएगा और डायस्टोलिक फ्लो जो है वो इंक्रीज होता जाएगा और सेरेब्रल सर्कुलेशन ओपन. At the same time, there is increased resistance in the fetal aorta, reflecting compensatory vasoconstriction in the fetal. तो जो पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन आ जाएगी, सेरेब्रल वेजोडाइलेटेशन हो जाएगी ताकि मैक्सिमम जो है वो ब्लड फ्लो जो है ब्रेन को जाए और ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट हो और ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट ना हो. एब्सेंट डायस्टोलिक फ्लो इन द फीटल एओर्टा इम्प्लाइज फीटल एसिडीमिया. अगर तो बिल्कुल ही डायस्टोलिक फ्लो एब्सेंट हो गया तो इसका मतलब है कि फीटल एसिडीमिया स्टार्ट हो गया और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट होने लगी. The most sensitive index of fetal acidemia in incipient heart failure is demonstrated by increasing pulsatility in the central veins supplying the heart, such as ductus venosus and the inferior vena cava. तो हम फिर अम्बिलिकल जो है आर्टरी के बाद जो अगला जो हमने देखना होता है वेसल जो स्टडी की जाती है वो डीसी है, डक्टस वेनोसिस एंड इंफीरियर वेना केवा. और अगर उसके अंदर भी जो है डायस्टोलिक फ्लो एब्सेंट होना शुरू हो गया है या रिवर्स हो रहा है तो इसका मतलब है it is the signs of impending fetal death and fetal heart failure. क्योंकि अब वो इतना ज़्यादा कंपनसेट करने के बाद अब वो डीकम्पनसेशन में फीटस जा रहा है. जैसा हार्ट जो होता है पहले कंपनसेट करता है और फिर कार्डियक फेलियर में चला जाता है एडल्ट हार्ट. ठीक है जी, इसमें आप देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं वेंट्रिकल सिस्टली देख सकते हैं, अर्ली डायस्टली देख सकते हैं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं. इसमें जो लेबल किया हुआ ये है उसका डक्टस वीनस का जो है ग्राफ है. Ductus venosus is the fetal shunt between the portal vein and the inferior vena cava. It carries oxygenated blood
from the placenta to the heart, very useful in assessing fetal abnormal cardiac function. इसके नॉर्मल जो कंपोनेंट है इस ग्राफ के जो कार्डिक साइकिल के वो ये हैं। ठीक है जी, आगे इसकी आगे उन्होंने डिटेल बता दी है। वेंट्रिकल सिस्टली, अर्ली डायस्टली, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। The ductus venosus Doppler flow velocity reflects atrial pressure volume changes during the cardiac cycle. As FGR fetal growth restriction worsens, there is a direct effect of hypoxia and acidemia on cardiac function, leading to increase after load and preload. ये जो है वो डायरेक्ट जो है एट्रियल फंक्शन को इंडिकेट करेगा, द स्टडी ऑफ द डक्टस वेनोसिस डॉप्लर. This leads to reduced velocity in the ductus venosus A wave owing to the increase in diastolic pressure. A retrograde ductus venosus A wave signifies the onset of overt cardiac compromise and delivery should be considered as fetal death is imminent. इसलिए मैंने आपको बताया कि हम अम्बिलिकल आर्टरी के बाद डक्टस वेनोसिस जो है वो सबसे कॉमन वेसल है जिस शुड बी स्टडीड फॉर द एफजीआर, और अगर उसमें भी चेंजेस आ रही हैं और डायस्टोलिक फ्लो जो है कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो you should prepare for the immediate delivery, whatever will be the gestational age, regardless of the gestation age. It is a Doppler examination of the ductus venosus with a normal flow velocity waveform. Normal flow है और उसके बाद abnormal second जो part उसका पिक्चर का lower half, abnormal waveform with reversal of flow during atrial contraction इन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस जो बॉटम में दिखाया गया. ठीक है जी, तो ये आप दोनों में इसका फ्लो डायस्टोलिक फ्लो भी देख सकते हैं. डायस्टोलिक फ्लो इसमें कम हो गया है और इसमें वो स्मॉल एज जो है वो नॉर्मल वेव फॉर्म्स आनी शुरू हो गई हैं. दैट इज इंडिकेटिव ऑफ द ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस. ठीक है जी, ये फिर आप देख लें. ये जो है वो पहले अब का बेस लाइन था, अब वो नीचे चला गया. डक्टस वेनोसिस वीनस वी सोनोग्राम पॉजिटिव ए वेव और डक्टस वेनोसिस वीनस सोनोग्राम रिवर्स ए वेव, वो रिवर्स है. इसमें जो स्मॉल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो रिवर्स हो रही है तो इसका मतलब है कार्डिक फंक्शन इज सीवियरली कंप्रोमाइज्ड इन द फीटस. अब आ जाते हैं मिडल सेरेब्रल आर्टरी पे. ये तो थी कि उसमें जो कॉम्प्रोमाइज सर्कुलेशन की इंडिकेशन थी. अब जो है सेरेब्रल आर्टरी, क्योंकि जब सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो सेरेब्रल वेसोडाइलेशन होती है. तो जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी स्टडीड फॉर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ fetal anemia, especially in the RH incompatibility. Measurement of the velocity of the blood in the middle cerebral artery is an indicator of the fetal anemia. When the fetus is anemic, the peak systolic velocity increases. ज़ाहिर है जब एनीमिया में हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन होती है, हार्ट जो है वो ज़्यादा काम कर रहा होता है ताकि एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई दी जाए बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ द ब्लड सेल्स. ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, रेड सेल्स कम है, तो हार्ट का जो काम है वो इंक्रीज कर जाता है. तो इसकी वजह से जो सर्कुलेशन है वो हाइपर डायनामिक हो जाती है. तो उसमें जो है पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है. ठीक है जी, ये अब आप देख सकते हैं मिडल सेरेब्रल आर्टरी की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. उसमें आप पहली पिक्चर में देख लें कि कितनी हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन है, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी इंक्रीज कर दी हुई है. फ्लो वेलोसिटी वेवफॉर्म इन द फीटल मिडल सेरेब्रल आर्टरी इन अ सीवियर एनीमिक fetus at 22 weeks left and in a normal fetus. ठीक है, नॉर्मल फीटस में ऐसी सिस्टोलिक वेलोसिटी होनी चाहिए और उसमें एबनॉर्मल फीटस में भी आप देख सकते हैं. दोनों को कंपेयर किया जा सकता है बड़ा क्लियर कट 22 वीक्स पे. Assessment of the severity of the Rhesus isoimmunization disease, which is very commonly used. Then MCA Doppler is also used to follow fetal response to intrauterine transfusion and to decide about timing of transfusion. यानी कि ये डायग्नोसिस और थेराप्यूटिक दोनों चीज़ों में ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी स्टडी का रोल है डॉक्टर का. और उसके बाद कहाँ यूज होती है इन ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम दैट रिजल्ट इन द एनीमिया ऑफ द डोनर इन द डोनर ट्विन. जो उसमें डोनर ट्विन जो है वो जो देख रहे हैं उसमें एनीमिया देखने के लिए हम जो है वो ये स्टडी कर रहे होते हैं. उसके बाद आ जाती है तीसरी जो वेसल जो इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग ऑब्स्टेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द यूट्राइन आर्टरी. जो तीन वेसल्स जो हमने फीटल, एक हमने अम्बिलिकल आर्टरी की बात की, एक हमने उसकी बात की है जो है
फीटल वेसल में स्पेशली डक्टस वेनोसिस की, और उसके बाद मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की, जो फीटल वेसल दो मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आ जाते हैं यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, जो मैटरनल यूट्राइन आर्टरी डॉपलर है उसका क्या रोल है ऑब्स्टेट्रिक्स में. Doppler studies of the uterine artery during the first and early second trimester may be used to predict pregnancies at a risk of adverse outcome, particularly preeclampsia. ये सवाल काफी पूछा जाता है वाइवा में और अक्सर लोगों को जवाब नहीं आ रहा था कि हम कैसे जो है प्रीक्लैम्शिया को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. उसमें यही दो टेस्ट हैं. एक तो आप रेगुलर एंटीनेटल हर विजिट पे ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उसके बाद इस प्रोटीन यूरिया, एंड देन the uterine artery Doppler at 20 weeks. The pathogenic model of preeclampsia is one of the incomplete physiological invasion of the spiral arteries by the trophoblast with an increase in uteroplacental vascular resistance. तो प्रीक्लैम्शिया की जो पैथोफिजियोलॉजी है उसी कॉज कभी तक पता नहीं, लेकिन उसमें पैथोफिजियोलॉजी ये है कि ट्रोपोब्लास्टिक इन्वेजन जब हो रही होती है ड्यूरिंग द जो फर्स्ट टाइमेस्टर, उसमें स्पाइरल आर्टरीज की जो मस्कुलर लेयर है ये बिकम्स ईटन अप बाय द ट्रोपोब्लास्ट. लेकिन अगर ये वास्कुलर लेयर जो है खत्म ना हो तो इट देन देयर विल बी इंक्रीज इन यूट्रोप्लेसेंटल वास्कुलर रेजिस्टेंस, और उसकी वजह से जो है ब्लड सप्लाई वो फर्दर आगे डिक्रीज करती जाएगी. ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जैसे जैसे इम्प्लांटेशन हो रही है और ट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट जो है वो इन्वेट कर रहा है, ठीक है, मायोमेट्रियम को, तो उसमें जो है स्पाइरल आर्टरी जो है उनका जो मस्कुलर लेयर है वो बिल्कुल ख़त्म होती जाएगी. लेकिन आगे आप अगले पिक्चर में देखेंगे कि क्या फ़र्क होता है हाइपरटेंसिव मदर में और क्या नॉर्मल में. तो ये अर्ली प्रेगनेंसी में आप देख लेंगे वेसल थिक लेयर है, उसकी मस्कुलर लेयर ठीक है, जैसे जैसे ट्रोपोब्लास्टिक इन्वेजन हो रही है सिंसिटियो ट्रोपोब्लास्ट फाइटोट्रोपोब्लास्ट की जो है वो सेल्स इन्वेट कर रहे हैं, और जो वास्कुलर रेजिस्टेंस है ख़त्म हो रहा है, उसका जो डायमीटर है वेसल्स का वो बढ़ता जा रहा है ताकि एडिक्वेट ब्लड परफ्यूजन हो. ठीक है जी. अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि ये आप इस तरह की वेसल होती है बिफोर प्रेगनेंसी या अर्ली प्रेगनेंसी, अनरीमॉडल्ड डिसिडुअल स्पाइरल आर्टरी, और उसके बाद उसके साथ क्या होता है यानी कि उसकी मस्कुलर जो लेयर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ताकि उसमें वेजो कंस्ट्रक्शन का जो होनी है और जो उसमें वास्कुलर रेजिस्टेंस उसने देना है वो बिल्कुल स्पाइरल आर्टरीज में ख़त्म हो जाए. ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में ऐसा होना चाहिए फॉर द एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द फीटस. लेकिन होता क्या है इसमें ये आप देख सकते हैं. नॉन प्रेग्नेंट में आप ये देख सकते हैं स्पाइरल आर्टरी कैसी है, जो इट्स अ ब्रांच ऑफ द यूट्राइन आर्टरी, इसलिए यूट्राइन आर्टरी की स्टडी की जाती है. उसमें प्रीक्लैम्शिया में क्या है, कोई उसमें जो है थिकनेस खत्म नहीं हुई, ठीक है जी, और उसे कहते हैं जो ह्यूमन आर्टरी का वो इंक्रीज नहीं किया गया. और नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी देख सकते हैं कि उसमें प्रॉपर जो है वो ट्रोपोप्लास्टिक इन्वेजन हुई भी है और उसका ह्यूमन कितना इंक्रीज कर गया. तो ये फ़र्क है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में, प्रीक्लैम्शिया और नॉन प्रेगनेंट स्टेट. ये भी आप इसमें देख सकते हैं हाई प्रेशर रिड्यूस ब्लड फ्लो, क्योंकि उसमें मस्कुलर लेयर जो है वो ज़्यादा है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा और ब्लड फ्लो कम होगा. और में आप देख सकते हैं देयर इज अ लो प्रेशर वेसल, ठीक है, हाई ब्लड फ्लो है एंड इट्स अ नॉर्मल प्रेगनेंसी. और ये इसमें आप लेबलिंग से देख सकते हैं ऊपर वाला जो पोर्शन है प्लेसेंटल विल्लाए है विद सिंसिटियो ट्रोपोब्लास्ट, उसके बाद जो सेकंड दरमियान वाली लेयर पर डिसिडवा की लेयर है, तो थर्ड जो है मायोमेट्री में जहाँ से यूट्राइन आर्टरी से आगे स्पाइरल आर्टरी अराइज कर रही है. और जैसे जैसे वो प्लेसेंटल फॉर्मेशन हो रही है वो उसे कहते हैं उसको इन्वेजन हो रही है. पैथोलॉजी और जो है प्रीक्लैम्शिया वो भी क्लियर हो गया होगा. Impaired trophoblastic invasion of the maternal spiral arteries associated with increased impedance to flow in the uterine arteries. Uterine artery Doppler ultrasound can assess blood flow or adequate or reduced perfusion. तो उसमें उन्होंने ये स्टडी की कि अगर यूट्राइन आर्टरी को हम स्टडी करें 20 वीक्स पे और अगर उसमें अर्ली नॉचिंग नजर आ जाए तो इट इंडिकेट्स दैट देयर विल बी इम्पेडेंस टू द. ठीक है जी, ये यूट्राइन आर्टरी देख सकते हैं जो कि इंटरनल आईलिड की ब्रांच है और उसमें ब्लड फ्लो भी आप देख सकते हैं.
अब आप ग्राफिकल पिक्चर देख के नॉर्मल इम्पिडेंस टू द फ्लो टू यूट्राइन आर्टरी फर्स्ट टाइमेस्टर, और फिर सेकंड टाइमेस्टर में वो फ्लो जो है वो ये जो रेजिस्टेंस से कम होता जाएगा और ब्लड फ्लो इंक्रीज करता जाएगा। और फिर थर्ड में देखें नॉर्मल इम्पिडेंस टू फ्लो यूट्राइन आर्टरीज इन लेट सेकंड एंड थर्ड टाइमेस्टर, तो उसमें जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, यानी कि जो है पल्सिटिलिटी इंडेक्स है वो आहिस्ता आहिस्ता 4 से स्टार्ट हुई थी, वो 1.5 से स्पेशली ड्यूरिंग 6 एंड 40 वीक्स, ताकि जैसे जैसे बेबी ग्रो करे एडिक्वेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है और ऑक्सीजन ट्रांसफ्यूजन है वो एक्सचेंज होती रहे। ठीक है जी। अब Doppler ultrasound studies of the uterine arteries show increased resistance to the flow, including the diastolic notch in the waveform in early diastole, resulting from increased vascular resistance in the uteroplacental uh, in the vascular resistance in the uteroplacental vascular bed। ठीक है जी, ये फिर वही रिपीट। मारिया मैं क्लास में हूँ। ठीक है जी, उसमें भी आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइमेस्टर में, सेकंड टाइमेस्टर में, थर्ड टाइमेस्टर में कैसा ब्लड फ्लो होना चाहिए। ठीक है जी। फिर वही पिक्चर है, नॉर्मल जो है मेटरनल यूट्राइन आर्टरी डॉपलर ऐसा होना चाहिए, और अगर उसमें 20 वीक्स पे अगर उस ऊपर वाले ग्राफ की बजाय नीचे वाली ग्राफ की पिक्चर आ रही है तो इसका मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम एंड इट विल प्रिडिक्ट जो है इस पेशेंट में आगे चल के प्रीक्लैम्शिया हो सकता है। इसमें अर्ली नॉचिंग आप देख सकते हो, ग्राफ में बड़ी क्लियर कट नज़र आ रही है, और बिल्कुल वो पिक्चर नहीं है जो कि मेटरनल यूट्राइन आर्टरी डॉपलर उसमें नॉर्मल में होनी चाहिए। ठीक है जी। हाई रेजिस्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यूट्राइन आर्टरी का हाई रेजिस्टेंस वेव्स फॉर्म पैटर्न्स आर एसोसिएटेड विद एडवर्स आउटकम्स इंक्लूडिंग preeclampsia, FGR and placental abruption। 60 to 70% of women at 20 to 24 weeks gestation with bilateral notched uterine artery will subsequently develop one or more of these complications, यानी कि उन जिनमें अर्ली नॉचिंग नजर आनी शुरू हो जाए उनमें 60 to 70% ऑफ द वुमेन जो है उनमें या प्रीक्लेम्शिया होगा या FGR होगा या प्लेसेंटल एब्रप्शन होगी, क्योंकि ये भी जो है एक एब्नॉर्मल प्लेसेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है जी, वही पिक्चर दोबारा मैं दिखा रही हूँ। Normal impedance to flow in the uterine arteries with the characteristic waveforms of early diastolic notching। ठीक है जी, उसके बाद increased impedance to the flow in the uterine arteries with characteristic waveform of early diastolic notching, और फिर very high resistance to the flow in the uterine arteries with the reverse diastolic flow। Indications कब हमने करनी है? Screening test for preeclampsia, FGR and abruptio placentae identify a small for gestational age baby due to smoking, chronic hypertension, diabetes and vascular disease, also done in patient with previous history of small for gestational age baby or stillbirth। तो वो पेशेंट जिनमें आप ये चीज़ें एंटिसिपेट कर रहे हो, पेशेंट क्रॉनिक स्मोकर है या क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है, क्रॉनिक टाइप 2 डायबिटीज़ है, या उसमें आपने अगर प्रीक्लैम्शिया के लिए रिस्क फैक्टर्स पेशेंट के अंदर हैं तो आप उसमें यूट्राइन आर्टरी डॉपलर कराओगे। अदरवाइज अगर कोई पेशेंट ऐसी जिसमें प्रीवियस स्टिल बर्थ हो गई हुई है और वो अब बड़ी कॉन्शियस है कि अब इसको मैं आगे कैसे अवॉइड कर सकूँ, तो उसमें भी आप यूट्राइन आर्टरी डॉपलर एडवाइस किया जा सकता है। Management: serial ultrasound to assess fetal growth in umbilical artery Doppler for fetal well-being is recommended if the uterine artery Doppler assessment is abnormal। और अगर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर असेसमेंट जो है 20-22 वीक्स पे एबनॉर्मल आ गई है तो फिर आगे चल के थर्ड ट्राइमेस्टर में उस पेशेंट के फीटल ग्रोथ स्कैन सीएल किए जाएंगे एंड अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर फर्दर आगे स्टडीज की जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है cerebroplacental ratio। ये क्या है? It is the ratio of the pulsatility indices of the middle cerebral artery and the umbilical artery। It is an emerging and important predictor of the adverse pregnancy outcome। ये एक न्यू जो चीज़ आ रही है उसमें उन दोनों की रेशियो निकाली जाती है। बेनिफिट्स क्या है CPR के? cerebroplacental ratio in fetuses with early onset as small for gestational age, an abnormal ratio is associated with lower birth weight and an increased rate of adverse neutral outcome and perinatal death when compared to a normal ratio। उसके बाद आ जाते हैं 3D और 4D अल्ट्रासाउंड हो गए हैं। आर मेनली यूज्ड एज एडजुवेंट टू 2D अल्ट्रासाउंड।
They are either used to interrogate fetal structure that may be difficult to visualize on 2D, such as corpus callosum or fetal spine, or they demonstrate fetal structure abnormalities to the parent, for example, cleft lip and cleft palate. ये देखने के लिए यूजली 3D और 4D अल्ट्रासाउंड होते हैं, उसमें बेबी की पूरी पिक्चर आ जाती है, जिससे ये देख सकते हैं कि क्लेफ्ट लिप जो है बड़ा क्लियर उसमें विजिबल है। उसके बाद आ जाती है कि जो फर्दर जो इमेजिंग है वो है एमआरआई। एमआरआई यूटिलाइजेज द इफेक्ट ऑफ पावरफुल मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन स्पिनिंग हाइड्रोजन प्रोटॉन which when knocked off their axis by pulse radio waves produce radio frequency signals as they return to the basal state. Benefits: provide better anatomical details of fetal, especially fetal brain. Detect cerebral lesions after fetal intervention, like in fetal laser fetoscopic coagulation, जो कि ट्विन प्रेगनेंसी में की जाती है। इसमें आप देख सकते हैं एमआरआई की पिक्चर। इसमें आगे कोई डिटेल एनोमली देखनी है तो फिर हम एमआरआई कराते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।